everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator Palak Rakhiani. इस सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 1 The Pace for Living का लास्ट सेक्शन दैट इज ग्रामर सेक्शन. ऑलरेडी हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कवर किए थे एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. यानी चैप्टर में जो बोलते हैं ना आखिरी जो करना है कंक्लूडिंग पार्ट इज द ग्रामर सेक्शन विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो आप जो है अपनी बुक्स खोल के बैठें और उसमें जो भी मार्किंग्स करनी हो, लिखना हो, वो ज़रूर करें. वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है भाई 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन. यूपी, बिहार बोर्ड, सीबीएसई सभी के वीडियोस आप देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स. यानी जितना बेहतरीन कंटेंट आपको दिखता है उन्हीं सबको आपके लिए हमने डाल दिया है. डिफरेंट थ्योरी बुक्स, एमसीक्यूज एंड मेनी मोर. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक में एक फॉर्म है. फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, डिटेल्स फिल करके सबमिट कीजिए. देन हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम योर बुक, जो आपकी बुक की ग्रामर है भाई, पनोरमा पार्ट 2, जो कि अपने को पता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे कुछ बेटा एक्सप्लेनेशन आएंगे, वहीं पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी रिलेटेड टू ग्रामर. देन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आपको करना है मेरे साथ में सॉल्व. ओके, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नंबर 1, अभी सिर्फ आपको लुक करना है, अभी कुछ नहीं करना है, देखते रहना है ना. मैं पूरा पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी. आई एंजॉय स्विमिंग. स्विमिंग इज एन ऑब्जेक्ट है. ये जो आपको नंबर्स में दिए हैं ये सेंटेंसेस हैं और नेक्स्ट लाइन उसके बारे में कुछ बता रही है. आई एंजॉय स्विमिंग यानी मुझे तैरना बहुत पसंद है. स्विमिंग यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट यानी बेटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा आई एंजॉय स्विमिंग, आप कह सकते हो आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय डांसिंग. तो मुझे क्या करना पसंद है बेटा, क्या में क्या आंसर आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. क्या यानी क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट आ सकता है ना. नेक्स्ट इज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यानी गुड एक्सरसाइज यानी क्या, जब आप तैरते हो तो आपकी जो बॉडी अच्छी होती है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है. अब इस केस में भी स्विमिंग यूज किया गया है. पहले केस में जब स्विमिंग यूज किया था तब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. सेकेंड केस में जब मैंने स्विमिंग बोला, मैंने कहा स्विमिंग एक गुड एक्सरसाइज है. तो क्या एक गुड एक्सरसाइज है? स्विमिंग. सो ओवर हियर स्विमिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे सब्जेक्ट है आई. यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे स्विमिंग पसंद है, लेकिन दूसरी लाइन में मैं बता रही हूँ स्विमिंग को जो है मेन हीरो बना दिया. हीरो यानी वो है सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का. मैं स्विमिंग के बारे में बता रही हूँ, तो यानी एक जगह तो स्विमिंग ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में स्विमिंग एक सब्जेक्ट है. अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं. तीसरा सेंटेंस है माई जॉब इज स्विमिंग. यानी हो सकता है कुछ लोग होते हैं तैराक होते हैं तो किसी की जॉब है स्विमिंग करना. तो इन दिस केस स्विमिंग वर्ड जो है एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है. जैसे वर्ड के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ स्विमिंग भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का. तो एक जगह ऑब्जेक्ट, एक जगह सब्जेक्ट, तीसरी जगह कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. फॉन्ड यानी मेरा कोई एक दोस्त है, वो स्विमिंग का दीवाना है. फॉन्ड यानी उसे बहुत पसंद है स्विमिंग करना. सो इन दिस केस स्विमिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का. इसके लिए आपको प्रेपोजिशन को समझना पड़ेगा. प्रेपोजिशन क्या होता है? काफ़ी आसान है. खैर आप अपनी अर्लियर क्लास में ये इंग्लिश पढ़ चुके हैं. इसकी सबसे बिल्कुल बोलते हैं ना निंजा टेक्निक मैं बता रही हूँ कैसे याद करना है. बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं. कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं. तो इसी के नाम में से बेटा इसका मतलब निकालो. प्रेपोजिशन, इसमें वर्ड क्या आ रहा है? पोजीशन. पोजीशन यानी किसी की जगह बताना. यानी अगर मैंने कहा कि टेबल पे बुक रखी है, टेबल पर बुक रखी है, तो मैं क्या बोलूंगी? द बुक इज ऑन द टेबल. टेबल के नीचे रखी है, अंडर द टेबल. टेबल के साइड में रखी है ना. आप क्या कह सकते हो? टू द साइड ऑफ टेबल, है ना. कुछ भी, जो भी वर्ड, यानी कुछ भी तो नहीं, खैर जो भी वर्ड पोजीशन बताता है इट कम्स अंडर प्रीपोजिशन. जैसे ऑन, अंडर, है ना, बीनीथ, अबव, है ना, टू द साइड ऑफ दिस. तो ये सब होते हैं प्रीपोजिशन. नाउ इन दिस सेंटेंस आपको दिख रहा है माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ.
किसका फॉर्म है? स्विमिंग का। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या बन गई? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गई। तो अब सोच रहे हो कि मैम आप कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ही वर्ड जिसका नाम है स्विमिंग, कैसे वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। इसका बहुत ही आसान एग्जांपल दूं तो जैसे आप हो भाई, आप अगर स्कूल में चले गए तो आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो। आप घर में आ गए, आप अपनी मम्मी पापा के लिए क्या हो? उनके बच्चे हो। अपने भाई बहन के लिए क्या हो गए? उनके जो है सिबलिंग हो गए, है ना। ऐसे बहुत सारे रोल्स आप प्ले करते हो सकता है आप जो है एक आपकी कॉलोनी में आपको फ्रेंड्स के बीच में कैप्टन बना दिया तो आप कैप्टन हो। यानी कितने डिफरेंट रोल्स आप अकेले ही प्ले करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे वर्ड अकेला स्विमिंग है, लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस इट इज प्लेइंग डिफरेंट रोल। तो एक और सेंटेंस है, लास्ट जल्दी से देख लेते हैं। I saw him, the swimming god, moving swiftly across the deep and fast current. तो क्या बोल रहा है? I saw him, मैंने उसे देखा। किसको देखा? स्विमिंग गॉड को। शायद वो ना स्विमिंग का गॉड होगा। इतना मस्त तरीके से कुछ लोगों को देखा है स्विमिंग करते हुए, ऐसा लगता है बिल्कुल ना मस्त मछली की तरह, बिल्कुल जो है जलपरी की तरह वो स्विमिंग करते हुए जाते हैं। तो इसी लाइन को ये बताता है। इन दिस केस जो वर्ड स्विमिंग है, इट इज एन एपोजिशन टू प्रोनाउन हिम. It is that obvious that swimming is used as a subject to an object, a complement, an object to a preposition and an apposition to a pronoun. अब again note my one thing, बहुत ही ज़्यादा ग्रामर के जो है डीप में मत जाया करो, बेसिक्स पहले क्लियर रखा करो, है ना। preposition क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये क्लियर हो गया। अब तब आप आ पाओगे जो आपका न्यू टॉपिक है। आपको एक्चुअल में इस ग्रामर में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? वर्बल नाउन या फिर जेरेंट्स के बारे में। अब जेरेंट्स क्या होते हैं समझो। The verb ending in ing which functions as a noun is called a gerund or verbal noun. मेरी बात को अच्छे से समझना। आपने यहाँ पे देखा स्विमिंग। अब मुझे ज़रा इतना बताओ कि एक वर्ब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताओ। बोलो मैम वर्ब, जहाँ तक हमें पता है वर्ब मतलब होता है क्रिया, है ना। क्रिया यानी किसी काम को हम वर्ब कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग, ing लगा दिया। आप क्या कर रहे हो बेटा? आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यू आर स्टडीइंग, ing। तो ing लग गया, यानी क्या है? ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। अब नाउ पीछे जो आपने वर्ड देखा था स्विमिंग, वो एक वर्ब है। बोलो यस मैम, क्योंकि ing लगा है। लेकिन यही वर्ब, यही क्रिया कुछ जगह पे नाउन के जैसे एक्ट करती है। मेरी बात को अच्छे से समझना। कुछ जगह पे ये जो वर्ब है, जैसे टीचिंग, स्टडीइंग, स्विमिंग, कोई भी ing वाला वर्ड नाउन की तरह एक्ट करती है। आई होप ये बात आपको मेरी समझ आ रही होगी। नाउन यानी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग की तरह एक्ट करती है वर्ब। तो आप सोच रहे हो मैम कैसे एक्ट करती है? इसका मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे लाइंस लिखूंगी, उनको अच्छे से समझना। ओके, फॉर इंस्टेंस चलो किसी एक का नाम ले लेते हैं अपन। ठीक है, अंजलि लिख लिया, है ना। जिसका भी नाम हो भाई देख लो, अंजलि है यहाँ पे कोई। अंजलि गोज टू स्विमिंग रेगुलरली, है ना। उसने कोई स्विमिंग क्लास करी होगी, वो स्विमिंग रेगुलरली जाती है। तो बेटा मेरे यहाँ पे जो वर्ड है अंजलि, यहाँ पे अंजलि क्या है? हमारा नाउन है। नाउन यानी हमारी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान का नाम है ना। एक पर्टिकुलर इंसान है, अंजलि की बात कर रही हूँ भाई मैं, है ना। तो ये नाउन बन जाता है। यहाँ पे क्या करती है? वो स्विमिंग जाती है रोज। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको लिखूंगी, इस लाइन को देखना। नेक्स्ट मैं आपको लिखूंगी शी also goes to a dance class, है ना। बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छी बच्ची है भाई ये जो है स्विमिंग भी जाती है रेगुलरली। शी ऑल्सो गोज टू अ डांस क्लास। अब यहाँ पे शी क्या है? शी किसके लिए बता रहे हैं? अंजलि के लिए। लेकिन शी क्या हो जाता है यहाँ पे? हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई? ही, शी, इट, दे, जो हमें नाउन्स के बारे में बताते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अंजलि इज नाउन, शी इज प्रोनाउन।
अब आता है मेन क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी एंड इफ यू वांट यू कैन नोट दिस एग्जांपल। अब मैंने लिखा बेटा, मैंने क्या लिखा, मैं लिखती हूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। भैया स्विमिंग करने से मसल वसल बढ़िया हो जाती हैं, बिल्कुल। तो स्विमिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो बेटा यहाँ पे अपना हीरो कौन है, यहाँ पे हीरो इज स्विमिंग। तो यहाँ पे स्विमिंग एक वर्ब नहीं है, ऑल्दो इसमें आईएनजी आया है, ऑल्दो इसमें आईएनजी आया, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ बता रहे हैं क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो इन दिस केस स्विमिंग जो है एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ना। ऐसा लग रहा है भाई स्विमिंग कोई इंसान है जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं ना, यू आर अ गुड एक्सरसाइज भाई। तो स्विमिंग इन दिस केस एक्ट्स एज अ नाउन, तो इसी को कहा जाता है जेरंड। जब वर्ब, जब क्रिया की तरह एक्ट ना करे, एक संज्ञा की तरह एक्ट करे, दैट इज नोन एज अ जेरंड। ये बहुत ही इजी और बिल्कुल ही सुलझे हुए एग्जांपल्स हैं। सो आई वांट यू ऑल टू नो दिस डाउन, ताकि आप ये बाद में भी नहीं भूलें। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लिया अच्छे से। चलो अब सिंपल सी बात है, जो आप जेरंड्स देखोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीके से आएंगे। ये जो जेरंड है, आपको मैंने स्विमिंग वाला जो शुरुआत में एग्जांपल रीड कर रही थी मैं इतनी देर से, तो उसमें क्या क्या बताया कि बेटा एक जेरंड एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एक्ट करेगा, बट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ, है ना। आगे हम बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्विकली से पैराग्राफ पढ़ते हैं। द वर्ब एंडिंग इन ing which functions as a noun। जेरंड क्या है, वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करे, क्रिया जो संज्ञा की तरह एक्ट करे, इज कॉल्ड अ जेरंड और वर्बल नाउन। इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब, एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ नाउन इन एपोजिशन। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में भी होंगे, तो जल्दी से साथ में सॉल्व करते हैं। यूज द वर्ब्स एज जेरंड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उनको जेरंड की तरह यूज करना है। तो बोलो मैम करना क्या है, बेटा जेरंड में क्या होता है, आईएनजी होता है एंड में। तो आपको सिंपली जो है, जो वर्ड दिए हैं उसके लास्ट में आईएनजी लगा देना है। जैसे पहला वर्ड देखो, टॉम स्टॉप्ड वर्क, तो आपको इसे जेरंड बनाना है, यानी टॉम स्टॉप्ड वर्किंग, एज सिंपल एज दैट। ग्रामर तो अपनी ऐसी कर लो कि एक भी मार्क नहीं कटे, आधा भी मार्क नहीं कटे, इसमें बहुत ही इजी है। माई फादर डजंट एंजॉय गो टू अ डॉक्टर, तो माई फादर डजंट एंजॉय गोइंग टू अ डॉक्टर, मेरे पापा को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। नंबर 3, सी इज बिलीव। अब ये वाला ध्यान से देखो, इसमें आपको 2 वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हैं, कंफ्यूज मत होना, अपने दिमाग की वायरों को उलझाया मत करो। मैंने बस क्या बता दिया भाई, जेरंड में आईएनजी लगाना है, बस आंख बंद करके आईएनजी लगाओ। तो सी इज बिलीव, सो सिंपली बेटा आप इसको क्या बना सकते हो, इसको लिख देना सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो आप देखते हो उसको आप मानते हो, जो आप देखते हो उसे आप बिलीव करते हो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, आई लाइक स्विम इन दिस रिवर, तो ये क्या हो जाएगा, आई लाइक स्विमिंग इन दिस रिवर। नेक्स्ट, फ्लाई प्लेन्स इज नॉट एन ईजी जॉब, फ्लाइंग प्लेन्स यानी प्लेन उड़ाना एक आसान जॉब नहीं है। आई लाइक वॉच गेम्स, आई लाइक वॉचिंग गेम्स, मुझे गेम्स देखना पसंद है। खैर ये होना चाहिए था कि मुझे गेम्स खेलना पसंद है, पर कोई बात नहीं है ना, जो वर्ड लिखा है उस पर आईएनजी लगा दो। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट लाइक वेट हेयर फॉर एन आवर, आई डोंट लाइक वेटिंग हेयर फॉर एन आवर, मुझे यहाँ पे 1 घंटे तक इंतजार करना नहीं पसंद है। सो आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है एंड जेरंड्स बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में से नहीं स्टडी करना है। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है जेरंड्स। अब आपके ग्रामर में सब मिक्स्ड टॉपिक्स हैं, तो एक तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक देखो, बहुत ही आसान है यार, बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसमें गलती मत करना। क्या है ये, लुक एट वर्ड्स,
taken from the lesson which begin with a capital letter, यानी जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कैपिटल लेटर में थे, जैसे ड्यूबलिन, बैटरसी, लंदन, सोमरसेट, हरीश, जॉन, स्टुअर्ट, रेडफोर्ट, ताजमहल, हाई स्ट्रीट, स्पेन. These words are the names of places, persons और objects. अब हमें पता है ये कैपिटल लेटर में बेटा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है या किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तभी इनको हमने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में. यानी काफ़ी बेसिक सी भी चीज़ है यार. आपका नाम होता है, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखते हो, है ना, शॉर्ट लेटर में, है ना. जैसे मैंने अपना ही नाम लिखा तो मैं ऐसे कभी नहीं लिखूंगी भाई अपना नाम, है ना. मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखूंगी, नेम के आगे भी और सरनेम के आगे भी. या फिर कोई जगह है जैसे अपन इंडिया बोल दें तो इंडिया हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. सो हम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं. सो इन्हीं सब नाउन्स को, इन संज्ञा को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी जगह का पर्टिकुलर नाम है. जैसे बेटा मैंने कह दिया कंट्री, अरे भाई कौन सी कंट्री कह रही हो मैम, इंडिया कह रहे हो या फिर आप जो है सिंगापुर कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो. तो यहाँ पे अगर मैंने कहा इंडिया तो मैंने एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करी है. पर्टिकुलर यानी क्या, प्रॉपर नाउन. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल. सो ये पॉइंट आई होप काफ़ी क्लियर है. सो आपको इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वहाँ भी करेक्ट कर लेना. व्हाट यू हैव टू डू, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी. तो इन सेंटेंस में जहाँ भी ज़रूरत हो बेटा वहाँ कैपिटल लेटर लगाओ. पहला पढ़ते हैं, I went to Delhi and stayed there for 3 days. मैं दिल्ली गया था, वहाँ 3 दिन रुका था. तो I went to Delhi. अब बेटा देखो दिल्ली हमें पता है एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो यहाँ पे क्या कैपिटल में आएगा, डी कैपिटल में आएगा. तो आप जो है पूरे वर्ड को फिर से लिखेंगे. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, I spoke to Rajan about my visit to Mysore. मैंने राजन से बात करी थी अपने मैसूर के विजिट पे. मैं मैसूर गया हूँगा तब की मैंने बात किससे करी, राजन से. अब अगेन राजन एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है तो यहाँ पे आर होगा कैपिटल में. वन मोर थिंग, मैसूर भी एक पर्टिकुलर प्लेस, जगह का नाम है, तो यहाँ पे बेटा एम होगा कैपिटल में. क्वाइट क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी वाया अरुणा आसिफ अली मार्ग. हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे, कौन से वाले पर्टिकुलर रास्ते का नाम बताया है, अरुणा आसिफ अली मार्ग. तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है तो डी कैपिटल में और यू कैपिटल में. अरुणा आसिफ अली मार्ग, अब ये पर्टिकुलर किसी मार्ग का नाम है तो यहाँ पे सभी लेटर्स कैपिटल में आएंगे, इनिशियल्स. अरुणा का ए, आसिफ का ए, अली का ए, मार्ग का एम. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि पूरे रास्ते का नाम है, वो पर्टिकुलर रास्ता बताया है. तो कोई भी प्रॉपर नाउन आए फर्स्ट इनिशियल लेटर होना चाहिए हमेशा कैपिटल. आई होप सभी ने चेंजेस कर लिए होंगे. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन. लेसन से ये कुछ सेंटेंस दिए हैं. आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन आई सॉ एट द बिगिनिंग? एंड शी विस्पर्स बैक, नो, देयर आर 3 girls in this film. Mark that the first letter of the first word within inverted comma directed speech in both sentences is capital. क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, I whisper. अब अगर याद हो लेसन तो जो राइटर है वो अपनी वाइफ को विस्पर करता है, धीरे से कान में बोलता है, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन आई सॉ एट द बिगिनिंग? क्या ये वही लड़की है जो पहले आई थी, शुरुआत में आई थी मूवी में? अब देखो मैंने हमेशा बताया है ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं ये कब लगते हैं, जब हम किसी की एग्जैक्ट बात को कह रहे हो. मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुमको कोई बात कही, तुमने एग्जैक्ट वही शब्दों में बात किसी और को कही, तो उस बात को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में बताते हैं. तो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे तो आप जो है किससे बिगिन करोगे, कैपिटल लेटर से. यहाँ देखो इज का आई जो है कैपिटल लेटर में है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसा स्पीकर ने बोला वैसे ही आपको सुनाया गया है. ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में देखो, शी विस्पर्स बैक, नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म. तो यहाँ नो का एन भी है कैपिटल में. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लगता है मैम ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, लेकिन नहीं, यहीं पे आप मार्क्स लूज करते हैं. तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है. चलिए, सो नाउ आपको भी करेक्ट करना है इन चीज़ों को. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी. तो अब यहाँ आपको डायरेक्ट स्पीच दी है डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी कर लोगे इसको सॉल्व. ए है, आई सेड टू जॉन
डू यू सी फिल्म्स। अब डू यू सी फिल्म इन्वर्टेड कॉमा में क्या है भाई, डू, तो डी कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जॉन सेड टू मी माई ब्रदर इज इल, तो माई का एम कैपिटल हो जाएगा। सी, मोहित सेड टू हिज फादर प्लीज गेट मी अ न्यू शर्ट, तो यहाँ प्लीज का जो है पी कैपिटल हो जाएगा। नंबर डी, राजेंद्र सेड टू हिज ब्रदर डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग, फालतू की गॉसिप में अपना वक्त जाया मत करो, तो यहाँ पे डू नॉट का डी हो जाएगा कैपिटल। लास्ट है, संजय टोल्ड हिज मदर इन दिल्ली आई विल बाय अ हैंड बैग, तो यहाँ पे इन का आई हो जाएगा कैपिटल। क्वाइट इजी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें मार्क्स लूज नहीं करेंगे हम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को पढ़ो भाई। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और उसी से आगे रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो पहले इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस ए, आई सेड, मैंने कहा, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। मैंने कहा, क्या कहा भाई, कि क्या ये वही लड़की है जो शुरुआत में आई थी, ये था डबल इन्वर्टेड कॉमास में। अब यही बात यहाँ पे, यही सेम बात लिखी गई है, मेरी बात को समझना, जो ए पॉइंट है वही सेम एग्जैक्ट बात दी है बी पॉइंट में, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। कैसे दिया है, आई आस्क्ड इफ दैट वाज द सेम गर्ल एज द वन वी हैड सीन एट द बिगिनिंग, यानी बात तो उसने वही कही, यानी ये बात थी डायरेक्ट और ये बात थी थोड़ी घुमा फिरा के, तो घुमा फिरा के को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट। सो यू आर गेसिंग इट राइट, ये जो टॉपिक है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। द वन ए इन द डायरेक्ट स्पीच एंड द अदर इज इन डायरेक्ट। ए वाला डायरेक्ट स्पीच में है, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है, जैसा राइटर ने बोला, एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया, पूरा का पूरा वैसा ही हमने रख दिया है। सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड इन ए इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड इन बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना, यहाँ पे गलती कर देते हो। आई सेड, मैंने कहा, इसको अगर आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई सेड की जगह आप क्या कह दोगे, क्योंकि हमें पता है इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आई सेड की जगह आप क्या कह दोगे, आई आस्क्ड इफ, मैंने पूछा कि, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते जाया करो। आई सेड की जगह क्या लिख दोगे, आई आस्क्ड इफ, क्या है भाई, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या कर दिया, इफ लिख दिया। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगेंगे। हिज दिस इन ए इज चेंज्ड इनटू दैट। देखो यहाँ पे आई आस्क्ड इफ दैट, इज दिस को किस में बदल दिया है, इफ दैट में। शुरुआत के 4 अक्षरों में जो चेंज है समझो। आई सेड इज दिस, तो उसकी जगह क्या कह दिया, आई आस्क्ड इफ दैट वाज द सेम गर्ल। आई आस्क्ड इफ दैट वाज द सेम गर्ल। अब यहाँ पे वॉज क्यों कर दिया, क्योंकि पहले वाले में डायरेक्ट बात थी, दूसरे वाले में आप बात घुमा के बता रहे हो, तो जब घुमा के बोलोगे तो बेटा पास्ट टेंस यानी भूतकाल में उस बात को आप बताओगे। सो आई आस्क्ड इफ दैट वाज द सेम गर्ल एज द वन वी हैड सीन। यहाँ पे उसने कहा सॉ, लेकिन यहाँ पे हमने सॉ को क्या कर दिया, वी हैड सीन एट द बिगिनिंग। तो जहाँ जहाँ चेंजेस हैं मैं वहाँ रेड से मार्क करूंगी, अच्छे से देखना। सेड की जगह आस्क्ड कर दिया, ठीक है, इस कलर से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, सेड की जगह आस्क्ड कर दिया। इस दिस की वजह से क्या कर दिया, इफ दैट कर दिया। इस दिस की जगह क्या कर दिया, इफ दैट कर दिया। एंड लास्ट जो अपन ने बेटा चेंज किया है, लास्ट चेंज क्या किया है, यहाँ पे सॉ की जगह क्या कर दिया, हैड सीन कर दिया। अच्छे से देख लो, जिसको जो चेंज किया है उसी का कलर मैंने मार्क किया है। सो आई होप थोड़ा समझ आया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आगे जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, ये रूल्स आपकी नोटबुक में, आपकी जो बुक है, सॉरी नॉट नोटबुक, जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिए हैं, तो उसमें समझो। नंबर 1, इफ द रिपोर्टिंग क्लॉज विच इज नॉट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग क्लॉज यानी जो बता रहा है, जैसे आई सेड क्या है सेंटेंस में, इसे हम हमेशा किस में बदल देंगे, पास्ट टेंस में, है ना। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। इसको हम किस में कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। घबराओ नहीं,
ये लैंग्वेज जब भी ग्रामर एक्सप्लेन होती है थोड़ी टफ लगती है, लेकिन एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही सेड आई प्ले फुटबॉल। ये उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा मैं क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। ये लाइन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको अगर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट। अब यहाँ पे आस्ड नहीं होगा, अपना थोड़ा बेटा कॉमन सेंस लगाना, यहाँ आस्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो सिर्फ एक बेचारा बात बता रहा है अपनी, तो आप उसको सेड ही रहने दोगे। ही सेड, बस कॉमा की जगह क्या लगा दोगे, द वर्ड दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या वर्ड लगा दोगे, दैट। ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेड फुटबॉल, आपने क्या कर दिया, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। क्लियर है? और देखो कुछ एग्जांपल्स। शी सेड टू मी रेखा इज सिंगिंग। रेखा इज सिंगिंग यानी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसको जब हम बदलेंगे तो हम किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी को हम क्या कर देंगे, शी टोल्ड मी दैट रेखा वॉज सिंगिंग। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप जैसा भी टेंस हो, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप सिंपल पास्ट में करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रवि सेड आई हैव सीन अ टाइगर। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको बेटा पास्ट परफेक्ट में बदल देना। रवि सेड दैट ही हैड सीन अ टाइगर। कुछ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट समझ नहीं आता है, तो बेटा परफेक्ट वर्ड जब भी आए ना तो हैव और हैड को याद करना। क्या बताया पलक मैम ने भाई, परफेक्ट वर्ड जब भी आए तो हैव और हैड को याद करना। यानी आपको किसी सेंटेंस में अगर हैव और हैड दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट वाला हो जाएगा। अब हैव हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हुआ तो पास्ट परफेक्ट। तो रवि सेड आई हैव सीन अ टाइगर, रवि सेड दैट ही हैड सीन अ टाइगर। लास्ट एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, तो इसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। माय फ्रेंड सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 hours। आई होप यू ऑल आर मार्किंग द डिफरेंस। He said to me I saw a tiger. He said to me that he had seen a tiger. He said to me I was playing. He said to me या told me। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है मैम said और told मेरे को समझ नहीं आता है कब क्या करना है। दोनों अपनी जगह करेक्ट हैं। said की जगह अगर आप told भी लिखना चाहो तो that is also fine। लेकिन आपको क्या सोच समझ के लिखना है, asked। asked आप तभी लिखोगे जब कोई क्वेश्चन पूछा गया है। I hope this is quite clear। चलिए, ये तो पहला रूल था, पहले रूल के एग्जांपल थे। दूसरे रूल के, द पर्सन ऑफ देयर प्रोनाउन यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज। प्रोनाउन हमें पता है भाई, जो नाउन के बारे में बताए, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। अब प्रोनाउन कैसे बदलते हैं जल्दी से देख लो। जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। जैसे समझना, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई सॉ अ टाइगर, मतलब मैं हूं और मेरी दोस्त है, मैंने उसको जाके बोला भाई मैंने एक टाइगर देखा, आई सॉ अ टाइगर। तो वो बात वो तीसरी दोस्त को कैसे जाके बताएगी, ही सेड टू मी दैट लगा दिया, ही हैड सीन, आई की जगह आप क्या कर दोगे, ही कर दोगे, ही हैड सीन अ टाइगर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। Second person in reported speech is changed according to the person of the object of the reporting clause। जैसे he said to me you have been selected for the job। जैसे अब मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ कि मुझे मेरी जो बॉस है उसने कहा कि you have been selected for the job। तो ये मैं कैसे बताऊंगी, he said to me that I had been selected for the job। मैंने मेरी दोस्त को, मान लो मेरी कोई दोस्त है, उसका नाम जानवी है, ठीक है, मैंने उसको जाके बताया कि भाई सुन जानवी, मुझे मेरी बॉस ने बताया है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मैं कैसे बोलूंगी, he said to me that I had been selected for the job। तो इस केस में you के बदले क्या आ जाएगा, I, और उसके साथ आपको पूरे टाइम क्या लेके घूमना है साथ में, कॉमन सेंस। भाई कॉमन सेंस अपना रखना, सेंटेंस को समझना, रट के मत जाना, इसमें कुछ नहीं रट सकते। आपको अलग क्वेश्चन आ गए तो ऐसा नहीं बुक में लिखे हैं वही आ जाए मैम रट के जाए, नहीं, समझो उसको कब यू लगाना है कब आई लगाना है, और अगर लगता है थोड़ा डिफिकल्ट तो उस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, जैसे देखो ही सेड टू मी शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो इसमें शी हैज बीन की जगह आप क्या कर दोगे, शी हैड बीन कर दोगे। हैज की जगह क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हैड आ जाएगा।
वेरी सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये जो है आपकी ही बुक में दिए गए हैं, इनको नोट डाउन करना। ये बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाना है, यानी जो पहला वर्ड बेटा लिखा है वो शायद डायरेक्ट स्पीच में है और दूसरा वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। जैसे वर्ड्स शोइंग एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स शोइंग एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। जैसे अगर नाउ बोला है तो आप किस में कर दोगे, देन। हेयर कहा है तो देयर, अगो बिफोर, लास्ट प्रीवियस, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, टुडे दैट डे, टुनाइट आज की रात, दैट नाइट की बात है, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इस तरह से चेंजेस चलते हैं, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट्स थे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। अ डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर। अ डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जिसे कहते हैं, तो इन 2 days टाइम। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। सो बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, सो आपको इधर से नोट करने की ऐसा आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक में ही उसको ज़रूर मार्क करके रखें। एग्जाम्पल ले लो, My friend said to me, I shall meet you tomorrow. My friend said to me that he would meet me the following day. या फिर क्या कह सकते हो, My friend told me that he would meet me the next day. क्यों, उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुमसे बेटा कल मिलूंगा, tomorrow। तो tomorrow की जगह क्या लिख सकते हो, the following day लिख सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर the next day लिख सकते हो। तो इन वर्ड्स को जरूर नोट करके रखना। चलिए, there are certain rules which are specific to certain sentences: assertive, imperative, interrogative, optative and exclamatory। अब एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी, ये पार्ट जो है ना, एक्चुअल पार्ट थोड़ा स्टार्ट होता है, जिसे मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आपको कन्फ्यूजन क्यों आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्योंकि बेटा सेंटेंसेस काफ़ी टाइप के हैं। असर्टिव टाइप के सेंटेंस हैं, इम्परेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आई सेड लिखूं, आई आस्क्ड लिखूं, दैट लिखूं, कैसे कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो अपन पहले टाइप के सेंटेंस से बिगिन करते हैं, असर्टिव सेंटेंस। टू चेंज एन असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू मेक चेंजेस एज फॉलोज। अब चेंजेस मैं आपको रूल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि रूल में कंफ्यूज हो जाते हो, मैं एग्जाम्पल पढ़ूंगी। अब एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो मैं क्या बना दूंगी इसको, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट ही वुड, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट ही वुड मीट मी द फॉलोइंग डे। या फिर क्या कह सकते हैं, सेड भी बोल सकते हो, और मैंने क्या कहा, सेड की जगह टोल्ड भी कह सकते हो। सो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ एग्जाम्पल से। चलिए, अब आपको एक चीज़ समझनी है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कभार स्टूडेंट्स सब कुछ बदल देते हैं और उसके साथ साथ वो टेंस भी बदलते हैं। बेटा मेरे टेंस नहीं बदलना है आपको। किसका टेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस मत बदल देना। कब, जब वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट हो। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सभी पे है ना। तुम तो ऐसा नहीं है कि तुम उड़ रहे हो और मैं खड़ी हुई हूँ। ग्रेविटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब पे लग रही है। न्यूटन्स के लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर पानी उबलता है तो भाई उबलता ही है। यानी अगर मैंने कहा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो बेटा वो उबलता ही है। वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो इन सच केसेस आपको टेंस नहीं बदलना है। किस केस में टेंस नहीं बदलना है, यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट पे। जैसे ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी दोस्त भाई नई पढ़ के आई है, साइंस है ना, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ी है, तो मुझे आके बताती है कि भाई वाटर जो है ना, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो मैं इस बात को कैसे कहूँगी, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं ये नहीं बोल दूंगी वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर बॉइल्ड, नहीं। उसने एक मुझे फैक्ट बताया कि पलक भाई वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता ही है। सो यू विल नॉट चेंज द टेंस इन दिस केस। जिस जगह मैक्सिमम गलती आती हैं उस पर मैंने फोकस करके बताया है, एंड दिस इज दैट पॉइंट। सो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट हो उसमें आपको टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो रूल्स ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिए।
रूल्स के बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, आप ही की बुक से दिए हैं। समझती हूँ कि भाई रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश है तो इंग्लिश बेहतरीन तरीके से, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, कोई भी लिटरेचर का चैप्टर हो भाई, आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, स्पेनिश ले लो, कब अच्छे से समझ आती है, जब आप उसे प्रैक्टिकल यूज़ करो। ये आज से अपना बेटा फंडा बिठा लो कि ऐसा नहीं इंग्लिश आप बहुत तो जो है उसमें आप रूल्स स्टडी कर रहे हो, रट रहे हो तो आएगी नहीं। आप उसको अप्लाई करोगे डेली लाइफ में तो अच्छे से समझ आएगी। सो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड डू ट्राई कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उससे पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ये डायरेक्ट फॉर्म है, यानी किसी के कहे हुए शब्द एग्जैक्ट। जैसे पहला क्या है, माई मदर सेड इट मे रेन। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन। तो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो शुरुआत में मैं मदद करती हूँ, आगे उम्मीद करती हूँ कि सभी आंसर्स आप दे पाएं। माई मदर सेड, अब माई मदर को बदल के माई फादर मत कर देना, है ना, ये तो इतना पता है भाई मुझे। अब माई मदर तो वैसा ही रहेगा। सेड, सेड की जगह आप टोल्ड कर सकते हो। व्हाट डिड आई से, मैंने कहा कर सकते हो। सेड भी सही है, टोल्ड भी अपनी जगह सही है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। सो माई मदर टोल्ड दैट इट माइट रेन। मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। मे की जगह वर्ड क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। माई मदर टोल्ड दैट इट माइट रेन। अच्छे से सुन लिया, डोंट वरी, मैं यहाँ बिल्कुल आपको जो है वही एग्जैक्ट सेंटेंस लिख के दिखा देती हूँ। क्या है पहला, माई मदर टोल्ड, सेड भी लिख सकते हो, दैट इट, मे की जगह क्या हो गया, माइट, MIGHT, माइट रेन, शायद बारिश होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्लियर है, फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर है। तो सेकंड वाला करते हैं सॉल्व। आई सेड आई कैन डू इट, मैंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ, शायद मुझे कोई काम दिया होगा, है ना, जैसे आपको पढ़ाने का काम है, आपको पढ़ने का काम है, तो यानी ये मैंने क्या कहा, आई कैन डू इट, तो सिंपली वही काम करो। आई सेड को सेड रहने दो, चलेगा, ठीक है, इस बार सेड रहने देते हैं। आई सेड, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता है तो कनेक्टिंग लिंक किसे बनाते हैं हम, दैट को। आई सेड दैट, आई, अब बेटा ये वर्ड कैन है तो कैन किस में बदल जाएगा, कैन बदल जाएगा कुड में। जो वर्ड कैन है वो किस में बदल जाएगा, कुड में, बाकी सब सेम रहेगा। आई कुड डू इट की जगह क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, पूरा सेंटेंस लिख के बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे चेंजेस समझो। चेंजेस कहाँ किए हैं, आई सेड दैट आई कुड डू दैट, कैन की जगह कुड हो गया, इट की जगह दैट हो गया, जो कि हमने पीछे रूल्स पढ़े थे। सो ये क्या हो गया, आई सेड दैट आई कुड डू इट, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्लियर, चलिए अब थर्ड वाला आते हैं। ठीक है, थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। द कल्प्रिट सेड टू द जज आई एम इनोसेंट। कल्प्रिट ने जज को क्या कहा कि भाई मैं निर्दोष हूं। कल्प्रिट कौन, जिस पे इल्जाम लगाया जाता है किसी चीज का, मान लो किसी पे चोरी का इल्जाम है, तो वो जो कल्प्रिट है वो जज साहब को क्या कहता है, भाई मैं इनोसेंट हूं। तो इस लाइन को आप कैसे करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द कल्प्रिट सेड टू द जज या टोल्ड द जज दैट आई एम की जगह अब क्या हो जाएगा, अभी तो कल्प्रिट खुद बोल रहा था, लेकिन अभी तुम उस बात को बता रहे हो, तो तुम कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे द कल्प्रिट सेड टू द जज दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट था। अच्छा, ये इनडायरेक्ट स्पीच पता है क्या है, ये एक टाइप की ना, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, गॉसिप है। गॉसिप यानी कोई बात कहीं पे हुई है एक्चुअल में और तुम आके किसी तीसरे इंसान को सुना रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब जज में, लॉ में, कोर्ट में कोई केस हुआ होगा ऐसा, तुमने बोलते हुए सुन लिया होगा कल्प्रिट को, उसने कहा आई एम इनोसेंट, तुम सुने, तुमने आए भाई दोस्तों के पास और एक कहानी बता रहे हो। तो कहानी कैसे बताते हो, एग्जैक्ट वर्ड्स तो हम कभी बताते नहीं है यूजुअली, हम कैसे घुमा के बोलते हैं उस चीज़ को, कि कल्प्रिट ने जज से कहा कि भाई वो इनोसेंट है, सो आई एम इनोसेंट की जगह हम क्या कर देंगे, ही वॉज इनोसेंट। सो इसी पूरी लाइन को हम लिखते हैं, द कल्प्रिट सेड भी लिख सकते हो, टोल्ड भी लिख सकते हो, बार बार बताऊंगी यही बात, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, दोनों करेक्ट है। द कल्प्रिट टोल्ड द जज दैट ही वॉज इनोसेंट। यहाँ पे इनोसेंट का मतलब क्या है,
इनोसेंट का यहाँ पे मतलब प्यारा नहीं है, जैसे कहते हैं ना कोई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा बच्चा है, इनोसेंट का मतलब समझा करो, वर्ड यूज़ कहाँ किया गया है। यहाँ पे इनोसेंट का मतलब है निर्दोष है वो। क्लियर? चलिए फोर्थ वाला करते हैं सॉल्व। थर्ड वाला आई होप वेरी क्लियर टू यू ऑल। कमिंग टू फोर्थ, मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी। भाई हमारा कोई दोस्त होगा मुकुल, उसने हमसे कहा कि यू डोंट हेल्प मी, मेरी मदद मत करो। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुकुल सेड टू मी, मुकुल सेड टू मी दैट डू नॉट हेल्प मी, दैट डू नॉट हेल्प मी कह सकते हो, या फिर दैट आई डोंट नीड योर हेल्प, ऐसे भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, इसमें एक चीज समझो, कभी कभार हम इसको दो तरीके से भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं समटाइम्स, क्योंकि यार मैं अलग इंसान हूँ, आप अलग इंसान हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से सोचो, बात का मीनिंग वही निकलेगा। अब जैसे मुकुल ने तो ये कह दिया मेरी मदद मत करो, यू डोंट हेल्प मी, क्या मैं इसको कह सकती हूँ मुकुल सेड टू मी दैट आई डोंट नीड योर हेल्प, है ना, दैट ही डजंट नीड माई हेल्प। या फिर कह सकते हो मुकुल सेड टू मी दैट ही डजंट नीड हेल्प, है ना, दैट ही डजंट नीड हेल्प। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स का मतलब जाता तो एक ही है, लेकिन पॉइंट थोड़ा अलग है, पॉइंट थोड़ा अलग है, कहने का तरीका अलग है। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो इसको लिख देते हैं मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी। तो मुकुल सेड टू मी कह सकते हो, टोल्ड एक बार कर दिया तो इधर सेड टू मी कर देते हैं, मुकुल सेड टू मी दैट, दैट। अब एक चीज और आ सकती है, यहाँ पे कहना चाह रहा है जो फ्रेंड है उसका कि तुम मेरी मदद मत करो। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें, मैं बताना भूल गई भाई, कि मान लो मुकुल तुम्हारा दोस्त है, ये समझना तुम्हारा कोई दोस्त सामने खड़ा है, वो तुमसे कह रहा है कि यू डोंट हेल्प मी, तो यहाँ पे यू कौन है? ये जो वर्ड यू है ये कौन हो बेटा? ये तुम खुद हो, ये तुम्हारी बात हो रही है, यू डोंट हेल्प मी। तो यहाँ पे मुकुल सेड टू मी दैट आई, यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा, आई शुड नॉट हेल्प हिम। ओके, आई शुड नॉट लिख सकते हो या आई डू नॉट लिख सकते हो, वो भी बेटर है भाई, आई डू नॉट हेल्प हिम या आई डोंट हेल्प हिम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विनायक सेड टू अमर यू विल प्ले टुमारो। विनायक ने अमर से कहा कि तुम जो है कल खेलोगे। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? विनायक सेड टू अमर, यहाँ पे दैट आ जाएगा, सेड टू अमर दैट, यू विल की जगह क्या आ जाएगा? ही, यू की जगह आ जाएगा ही, विल की जगह आ जाएगा वुड, दैट ही वुड प्ले। अब पीछे कुछ अगर आपको पॉइंट्स याद हो, टुमारो की जगह क्या था? टुमारो की जगह देखो यहाँ पे, हाँ, टुमारो की जगह क्या था? द नेक्स्ट डे। तो आप द नेक्स्ट डे बोलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, टुमारो नहीं लिखोगे। क्लियर है? तो क्या है भाई, टुमारो की जगह मैं क्या लिख दूं? द नेक्स्ट डे। ओके, चलिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम गलती क्या है टुमारो लिखने में? गलती कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इंग्लिश है भाई, एक सब्जेक्ट है लिटरेचर, तो उनके अपने रूल्स हैं। तो आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड लिखोगे तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो विनायक सेड टू अमर दैट ही वुड प्ले टुमारो। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? विनायक सेड टू अमर कह दो या विनायक टोल्ड अमर। विनायक टोल्ड अमर दैट ही वुड, ही वुड, विल का क्या बन जाएगा? वुड, ही वुड प्ले द नेक्स्ट डे, ही वुड प्ले द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या बन जाएगा यहाँ पे? नेक्स्ट डे। देख लो, क्लियर? चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। राजन सेड यू आर डूइंग वेल। राजन ने कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो अगेन सिंपल सी बात है भाई, राजन सेड दैट, यू आर क्या हो जाएगा? ही वॉज में बदल जाएगा। यू आर किस में बदल जाएगा? यहाँ ही वॉज। सो राजन सेड दैट, राजन सेड दैट ही वॉज डूइंग वेल। ठीक है, ही नहीं आएगा यहाँ पे, यू है तो आई आ जाएगा, है ना। ही की बात तब होती जब वो अपने बारे में कह रहा होता। तो समझ गए भाई मेरी बात बिल्कुल अच्छे से। राजन सेड दैट आई वॉज डूइंग वेल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। राजन सेड दैट, ये कौन सा था? 5th वाला। राजन सेड दैट
I was doing well. अरे यूं करके बोल रहा है भाई, इशारा करके बोल रहा है, जैसे राजन मेरे सामने खड़ा है, उसने मुझे कहा you are doing well, तो यानी वो मुझे कह रहा है, तो राजन said that I was doing well. Alright, चलिए नेक्स्ट इज 7th, माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल. अब देखो, अब पहले तो राजन ने कहा, अब टीचर ने क्या कहा, माई टीचर सेड टू मी दैट यू आर डूइंग वेल. तो इसी चीज को हम अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये 6th है, ये 7th है. माई टीचर, मेरी टीचर ने मुझे कहा, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग वेल, कि मैं अच्छा कर रही हूँ, that I was doing well. Okay, my teacher told me that I was doing well. Next one, 8th one क्या है, we shall help the poor, आरिफ said to लता. आरिफ है और लता है भाई. आरिफ ने लता से क्या कहा कि we shall help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. तो इसमें कैसे चेंजेस करोगे देखना. शैल की जगह आप 3 वर्ड्स यूज कर सकते हो. इस चीज को बेटा समझ लेना. शैल की जगह आप इनडायरेक्ट स्पीच में 3 वर्ड्स यूज कर सकते हो. आप कुड भी यूज कर सकते हो, शुड भी यूज कर सकते हो, एंड वुड भी यूज कर सकते हो. ये समझ लो बात. शैल की जगह आप 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कुड, शुड और वुड. तो यहाँ पे वी शैल हेल्प दी पुअर में आप जो है ऐसा कर सकते हो, वी शुड हेल्प दी पुअर भी चलेगा. लेकिन एक बात समझना, शुड का मतलब क्या होना चाहिए. शुड का मतलब होता है कि ये करना ही पड़ेगा, है ना. जैसे मैंने आपको कहा दैट यू शुड राइट इन योर नोटबुक, मतलब जरूरी है, रूल है बेटा, तुमको लिखना ही पड़ेगा. पर यहाँ पे वी शैल हेल्प दी पुअर यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. ऐसे रूल नहीं थोप दिया उसने कि करो ही भाई, उसने कहा करनी चाहिए. तो इन वर्ड्स में छोटा छोटा डिफरेंस अगर समझोगे, सो ओवर हेयर वी शैल हेल्प दी पुअर में आप जो है शुड की जगह वुड या कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. मेरी बात को समझे. शैल की जगह इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुड का मतलब होता है कि करना ही है. लेकिन यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. तो इंग्लिश में आप कुछ रट के नहीं जा सकते हो, क्योंकि अलग ही क्वेश्चन आएगा. तो आपको क्या समझना है, लाइन को समझनी है. वो लाइन क्या कहना चाह रही है, वी शैल हेल्प दी पुअर. तो या फिर हम इसमें क्या लग सकते हैं, वी वुड हेल्प दी पुअर, वी वुड हेल्प दी पुअर, हम गरीबों की मदद करेंगे. ठीक है. सो वी वुड हेल्प दी पुअर, आरिफ सेड टू ललिता. तो इसको हम, ललिता नहीं है भाई, लता है, ललिता कहाँ से आ गई. ठीक है. आरिफ सेड टू लता. अब बोलोगे मैम ये लाइन तो एंड में थी. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो आगे कही हुई लाइन भी हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे. कैसे, आरिफ सेड टू लता दैट, आरिफ सेड टू लता. अब यहाँ पे वी यानी वो मिलके बात कर रहे हैं, 2 दोस्त हैं आरिफ और लता, वो आपस में बात कर रहे हैं. तो आरिफ कहता है कि अपन जो है गरीबों की मदद करेंगे. अब ये बात मैं कोने में खड़ी थी, मैंने सुन ली, तो मैंने जाके अपनी दोस्त को बताई. तो मैं अपनी दोस्त को कैसे बोलूंगी कि हम गरीबों की मदद करेंगे, नहीं नहीं, ये तो मैं बताऊंगी कि आरिफ ने लता से कहा दैट, वी की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा. समझ रहे हो, छोटी छोटी बातें हैं बहुत. यहाँ वी की जगह, ये तो आरिफ और लता अपनी बात कर रहे थे, हम थोड़ी ना ये बात कर रहे थे, मैंने तो अपने दोस्तों को जाके बताई. सो हाउ विल आई कन्वर्ट इट, वी की जगह क्या बन जाएगा, दे. दे वुड help the poor, they would help the poor. I hope this is very clear. ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल 8th वाला. चलो ये क्लियर है तो आते हैं आगे 9th पे. He does not sing well, the teacher said to the principal. टीचर प्रिंसिपल के पास गई और बताया कि ये जो है लड़का भाई, इसने अच्छा नहीं गाया. तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, अगेन ये जो आगे वाली लाइन होती है, आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बता रही हूँ, ये जो आगे वाली लाइन है जहाँ पे बताया जाता है कि किसने किससे क्या कहा, तो इस लाइन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट में ले आओगे. कैसे, तो आप बोलोगे द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट he did not sing well.
अब डज नॉट का आप क्या कर दोगे, डिड नॉट, डज नॉट का क्या कर दोगे, डिड नॉट। अब इसमें भी दो आप कर सकते हो चेंजेस, क्या, ही डज नॉट सैंग कर सकते हो, सिंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है, ही डज नॉट सैंग वेल, या फिर आप अगर चाहो तो डज नॉट की जगह पास्ट टेंस कर सकते हो, डिड नॉट। लेकिन हमेशा याद रखो, बहुत सारे लोग आज तक भी ये गलती करते हैं, डिड के साथ कभी भी, डिड या डिड नॉट के साथ कभी भी पास्ट टेंस नहीं आता है। तो बोलो मैम क्या कहना चाह रहे हो, रूल तो बता दिया। अब जैसे मैंने कहा कि आई डिड नॉट, मैंने जो है टीचर को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने टीचर को इन्फॉर्म नहीं किया, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, आई डिड नॉट इन्फॉर्म द टीचर। अब यहाँ आधे बच्चे कहेंगे मैम हम तो इन्फॉर्म्ड कहते हैं, आई डिड नॉट इन्फॉर्म्ड क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। बेटा इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा, अगर डिड आपको दिख गया कहीं भी तो डिड के पास वाले वर्ड में हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है, डिड के पास में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। सो आई डिड नॉट इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, आई डिडंट इन्फॉर्म द टीचर। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डिड नॉट सिंग वेल। तो सिंग का मैंने सैंग नहीं किया क्योंकि मैंने डिड नॉट यूज किया है। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। तो इसको अपन नोट डाउन करते हैं, 9th वाला, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल, the teacher told the principal that he did not sing well, दोनों लिखूंगी मैं, जिसको जो समझ आए, जिसको जो जमे वो लिख लेना, that he did not sing well, या he doesn't लिख दूं या does not लिखती हूँ, है ना, he does not sang well, ठीक है, क्लियर है। अगर डिड नॉट वाला कॉन्सेप्ट समझ आता है तो ऐसे लिखो, नहीं तो वो वाले कॉन्सेप्ट से लिखो, क्लियर है। चलिए भाई 9th वाला तो हो गया, अब हम आते हैं 10th वाले पे। 10th वाला क्या कहता है, शी सेड ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, उसने कहा कि इसने ताजमहल नहीं देखा है। सो अगेन वेरी सिंपल, शी सेड दैट ही, अब ही तो ही रहेगा भाई, ही नहीं चेंज होगा यहाँ पे। शी सेड दैट ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, that he haven't seen the Taj Mahal, that he haven't seen the Taj Mahal। यहाँ पे क्या हो जाएगा, has क्या बन जाएगा, have बन जाएगा, या फिर आप इसको जो है had में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पास्ट टेंस की बात करोगे तो has का आप had कर दो तो ये ज्यादा करेक्ट दिखेगा। So she said that he had not seen the Taj Mahal, बाकी पूरी लाइन वही जाएगी। तो अब इतना लिखा ही है तो अपन इसको भी लिख ही देते हैं भाई पूरा। She said that, she said that, ये तो कहानी वही चलेगी, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फिर रट जाएगा कि कैसे आपको she said के आगे that लगाना है। She said that he had not seen the Taj Mahal, ठीक है, the Taj Mahal तो वही का वही रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, माई टीचर सेड, मेरी टीचर ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ पे उगता है, ईस्ट में उगता है। तो अब इसमें आपको शायद एक चीज़, एक अपन ने रूल पढ़ा था जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो बात हमेशा चलती है उसमें टेंस हम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ कैसे जाएगा, माई टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे राइजेस को गलती से भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कोई भी टेंस आप चेंज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये होता आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल जो है सूरज ईस्ट में राइज हुआ है, ये हमेशा से होता आ रहा है और होता आएगा। तो यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, एकदम साइंटिफिक फैक्ट है या कोई बात है। तो ये लाइन पूरी की पूरी वैसे ही रहेगी, बस आपको क्या लिख देना है, माई टीचर सेड दैट, यहाँ पे क्या कर दोगे, दैट कर दोगे, बाकी द फुल लाइन विल रिमेन द सेम। तो इसको नोट डाउन कर लो,
कैसे लिखोगे? माई टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल क्लियर? 11 क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्वाइट सिंपल। दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? आपको एक लैंग्वेज, मोस्टली आपको इंग्लिश में दिया जाएगा एक पैराग्राफ, और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब यूजुअली पैराग्राफ जो है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जो लेसन पढ़ा है, उसी में से है। सो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑलरेडी आप समझ चुके हो मुझसे। तो क्विकली क्या करते हैं, एक बार से इंग्लिश में पढ़ लूँगी, देन मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँगी। ओके? एज एन एग्जाम्पल, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. And after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. Call them A, B, C. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors. He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. And so it proves to be. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. So again this is those lines जो आपको भाई बहुत ही important थी आपके खुद के लेसन में। तो ये हिंदी है, उसका अब हिंदी में समझना, आपको एग्जैक्ट हर लाइन का ट्रांसलेशन करना है ना? ऐसे समझते हुए आप ट्रांसलेट करोगे, आसान होगा। अब पहला क्या है भाई, एक उदाहरण के रूप में। एग्जाम्पल यानी क्या होता है? उदाहरण। जब मैं सिनेमा जाता हूँ, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसलेशन करो ना, तो टेंस को हमेशा ध्यान से रखो। टेंस मतलब अरे भाई टेंशन वाला टेंस नहीं, TENSE, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, काल की बात कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हो, ट्रांसलेशन में टेंस ही समझ नहीं आता है। अब यहाँ क्या लिखा है? एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा। अब व्हेन आई गो टू द सिनेमा, कुछ बच्चे इसको हिंदी में लिख देंगे जब मैं सिनेमा गया था। नहीं, यहाँ पे व्हेन आई गो टू सिनेमा है, व्हेन आई वेंट टू नहीं है। वेंट होता तो पास्ट टेंस की बात है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है गो, यानी अक्सर जब भी वो सिनेमा जाता है, एक बार की बात नहीं है, जब भी वो सिनेमा जाता है तब की बात बता रहा है। ओके, सो यही ट्रांसलेशन है, इसको ज़रूर नोट डाउन करना। एक उदाहरण के रूप में, जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूँ, जिसे हमने देखा था होपलेस फॉग, निराशाजनक धुंध में पाता हूँ। और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे आत्मज्ञान के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। आत्मज्ञान यहाँ पे मतलब क्या है समझो, यहाँ पे जो है अपन स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई आत्मा का ज्ञान नहीं चल रहा है यहाँ पे। इनलाइटमेंट, देखो जो इंग्लिश वर्ड है इनलाइटमेंट, उसका मतलब है आत्मज्ञान। तो यहाँ पे यानी अपनी वाइफ से वो पूछता है यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सिनेमा में चल क्या रहा है, तो ज़रा मुझे बताओ। तो आप आत्मज्ञान कह सकते हो या फिर ज्ञान भी कह सकते हो, तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे 2-3 मिनट के बाद ज्ञान के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। मैं कानाफूसी करता हूँ, यानी विस्पर करता हूँ। क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था? और वह वापस फुसफुसाती है, यानी विस्पर्स बैक। नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मध्यम आकार की श्यामला। उन्हें A, B और C कहें। नायक वह आदमी है, नायक बेसिकली हीरो है ना। नायक वह आदमी है जो अपनी टोपी उतार देता है जब वह घर के अंदर आता है। वह लड़कियां B, C, A के साथ उसी क्रम में प्यार करने वाला होता है और ऐसा ही साबित होता है। वहाँ आपके पास एक दिमाग है जो खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है। ठीक है, आगे कुछ और छोटा सा लाइन है भाई, इसको भी ट्रांसलेट कर देते हैं। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. फिर उसने क्या कहा कि पॉइंट है कि मेरे फेलो पेशेंट्स यानी मेरे जो साथी पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, उनमें से तो ऐसे हैं कि वो लोग जो है मूवी समझ पाते हैं कि कितनी जल्दी मूवी में जो है एक्शन चेंज हो रहे हैं, हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, लड़ाई हो रही है, वो सब समझ पाते हैं। They think much faster than people did 30 years ago. यानी 30 साल पहले जिस रफ्तार से लोग सोचते थे उससे तो काफ़ी तेज़ वो सोच पाते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street
nowadays may not get another chance in this world to think at all. यानी जो लोग तेज नहीं सोच सकते तो वो इतनी फास्ट दुनिया में अपनी लिविंग नहीं कर सकते हैं. सो क्विकली देखते हैं इसका ट्रांसलेशन भी. लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश साथी मरीज इतनी तेजी से सोचते हैं कि दृश्य और क्रिया में तेजी से बदलाव के साथ आराम से रह सकें. वे 30 साल पहले के लोगों की तुलना में बहुत तेजी से सोचते हैं. ये शायद इसलिए है कि लोग आजकल हाई स्पीड में तेजी से नहीं सोचते हैं. उन्हें इस दुनिया में सोचने का दूसरा मौका मिल ही नहीं सकता. यानी जो लोग धीरे सोचते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और जो फास्ट सोचते हैं वो आगे निकल जाते हैं. ऐसा इस पैराग्राफ का मतलब है. तो उम्मीद करती हूँ सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है. ओके, नाउ लास्ट थिंग, ख़त्म करने से पहले एक लास्ट थिंग दे दूँ. एक्टिविटी है. हर बार जो है हम एक छोटा सा होमवर्क लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया भाई. अब आपका काम है कि आप जो है कुछ चीज़ें फाइंड आउट करो. काफ़ी सिंपल होमवर्क है. सो होमवर्क एक्टिविटी है. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स which have made human life luxurious and fast. क्या करना है बता देती हूँ आपको. एक छोटी सी, अरे भाई लिस्ट मतलब ऐसे 50-100 चीज़ें नहीं, आपको अराउंड आप ले सकते हो 10 थिंग्स, है ना. 10 थिंग्स आप ऐसी ले सकते हो जिससे ह्यूमन की लाइफ, चलो मैंने आपको दे दिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 10 है ना. 10 ऐसी कोई चीज़ें सोचो, बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो आप, जिसकी वजह से इंसानों की लाइफ एक तो तेज़ हो चुकी है और लाइक लग्जूरियस मतलब कि पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. इन चीज़ों से टाइम बच जाता है. और हो सकता है ये आपके आसपास बहुत ही छोटी चीज़ें हों जिनको हम शायद रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, है ना. तो उन चीज़ों की आप लिस्ट बनाओ, है ना. और कहाँ भेजना है, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको होमवर्क का आंसर देना है. ओके, मैं वहीं पे आके चेक करूँगी सभी के आंसर्स. सो उम्मीद करती हूँ ये होमवर्क मुझे मिल जाएगा जल्दी से. एंड इसी के साथ जो है ख़त्म होता है हमारा लेसन 1 द पेस फॉर लिविंग का ग्रामर सेक्शन. पूरा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है. डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है, तो कुछ भी मिस हुआ हो आप देख सकते हैं. ये मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन. ऑन दिस हैंड साइड यू कैन सी ऑल दी अदर कोर्सेज. तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर सजेस्ट करना. सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन. टिल देन, गुड बाय.